चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ना है हमको। इलेक्ट्रॉन के कक्षकों में भरने के नियम पढ़ना है आज हमें। तो कौन बताएगा? मुझे बताओ जरा, कक्षा के अंदर क्या होता है? कौन बताएगा? कक्षा के अंदर क्या होता है? बोलो जरा। कक्षा को ही कोश बोलते हैं। कोश के अंदर क्या होता है? हाँ, उपकोश। और उपकोश के अंदर हाँ, कक्षक। और कक्षक के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो वही इलेक्ट्रॉन जो है कक्षक के अंदर भरने के नियम देख रहे हैं हम। उसमें भी सबसे पहला नियम हम देख रहे हैं, ऑफ-बाउ का नियम। ये वैज्ञानिक ऑफ-बाउ ने दिया था। तो इन्होंने क्या बताया था अपने नियम में कि इस नियम अनुसार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते हैं। पहले कहाँ भरेंगे? इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरेंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते हैं। कहने का मतलब यह है, और उसमें आप बाहु ने क्रम भी बताया था। तो विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जाओं का क्रम आप बाहु के अनुसार जो है वो निम्न है। इसका मतलब एस सबसे निम्न होता है, मतलब कम ऊर्जा वाले कक्षक है एस, फिर उससे ज्यादा पी, फिर उससे ज्यादा डी, फिर उससे ज्यादा एफ। एफ में सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला कक्षक होगा। तो क्रम भी कैसा बनेगा? एस पी डी एफ। क्या बनेगा? एस पी डी एफ। किसके अनुसार? ऑफ-बाउ के अनुसार। ऑफ-बाउ ने बताया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा, और कम ऊर्जा वाला सबसे कम कौन है? एस। एस कक्षक। फिर उससे ज्यादा ऊर्जा पी में, फिर उससे ज्यादा डी में, और सबसे ज्यादा एफ में, एफ कक्षक। और एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में 3, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये तो मैंने सबको बताया था ना। हम्म। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एस उपकोष जो है ना, उसमें एक कक्ष से एक कक्षक होता है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3। तो उसमें अधिकतम कितने आएंगे? 6। क्योंकि एक में अधिकतम कितने 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक कक्षक में। डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5। तो 10 आएंगे इलेक्ट्रॉन। और एफ एफ उपकोष में कितने होते हैं? 7 कक्षक। तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे अधिकतम? 14। ये बात क्लियर है क्या? अर्थात अब उसमें और भी बताई था उन्होंने, एक बात और भी बताई थी। अर्थात इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले भरेगा जिसके लिए n प्लस एल का मान सबसे कम होगा। n प्लस एल, n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षा, और एल मतलब द्विंगसी क्वांटम नंबर। तो इन दोनों का योग, n प्लस एल मतलब दोनों का योग सबसे कम होगा, उसमें सबसे पहले भरेगा n प्लस एल का मान। लेकिन मान लो यदि स्थिति बन गई कि दोनों उपकोषों के लिए n प्लस, मतलब 2 उपकोष हैं हमारे पास, और दोनों के लिए जो मान है n प्लस एल का वो बराबर हो जाए, समान हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? तो फिर उन्होंने बताया था कि उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भर जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा। ये चीज समझ में आ रही है आपको? अगर मान लो 2 उपकोष हैं और दोनों के लिए n प्लस एल का मान समान हो गया, तो उस कंडीशन में फिर क्या करेंगे? तो उसमें फिर उस कंडीशन में n के मान को देखेंगे। n का मान जिसके लिए कम होगा उसमें पहले भरेगा। क्लियर? अरे क्लियर है?
अभी हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो आप बाबू ने जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताया था वो आपको याद रखना है, बड़े काम का है। ये आप याद भी रख सकते हैं। तो ये बताया था इन्होंने 1s2 2s2, देख पा रहे हैं, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s square 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 और 6p6। ये आपको याद रखना है। और इसमें से भी आप ना 30 तक भी याद रख लोगे तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। आप अब काउंट करिए 30 तक कहाँ तक हो रहा है। 2 4 10 12 18 20, यहाँ तक भी अगर आपने याद रख लिया तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? तो ये क्रम आपको जरूर याद रखना है, इस क्रम के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब उदाहरण से हम देख लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमने उदाहरण लिया नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 7, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, मतलब कि हमको 7 भरना है, 7 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो कैसे भराएंगे? तो सबसे पहले भराएंगे एस वाले कक्षक में, आपको पता ही है, आप बाबू ने बताया। तो पहला में क्या, एस में कितने आएंगे, अधिकतम 2 आ जाएंगे, तो 1s2 हो गया। अब दूसरे में क्या है, पी जो है, दूसरा वाला जो उपकोष है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, मतलब अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसमें ये कौन कर रहा है, आदर्श, ये क्या कर रहा है भाई? क्यों भाई? ये ज्यादा मजा आ रहा है क्या? 1s2 मतलब 2 इधर भराएंगे, 2s2 इसमें भी 2, एस वाले में। बाकी के कितने बचे, 3 बचे, वो पी में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा नाइट्रोजन का। अब मान लो ऑक्सीजन का लिखना है, तो 1s2 2s2 और 2p4। क्लियर है? तो आप इनके काउंट कर सकते हो, ये 2 4 और 4 8। क्लियर है? सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, ध्यान रखना, यही रहेगा सीक्वेंस। ठीक है, और इसमें जो लिखे हैं इलेक्ट्रॉन अधिकतम उतने ही आ सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है बोरबरी का सिद्धांत। बोहरबरी का सिद्धांत, ये कक्षा के लिए है। तो इन्होंने 3 बातें बताई थी। पहली बताई थी, किसी कक्षा n में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। तो कोई भी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2n स्क्वायर होती है। ये समझ पा रहे हैं आप? जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई कक्षा दूसरी है, अगर डायरेक्ट निकालना है तो कक्षा दूसरी है, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हैं? हाँ, 8 होंगे। तो मान लो तीसरी है तो 18। वेरी गुड। ठीक है, फिर दूसरा बताया था कि अंतिम कक्षा में 8 होंगे, व अंतिम से दूसरी कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ये भी इन्होंने ही बताया था, लेकिन ये बात जो है सभी तत्वों पे लागू नहीं होती है। ये वाली जो बात है, कुछ तत्वों पर ही, तत्व विशेष पर ही लागू होती है। अगला है, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाने पर बचे जो इलेक्ट्रॉन है वो अगली कक्षा में भरें। तो जैसे फॉर एग्जांपल नियोन में आप देख सकते हैं, नियोन में
2 8, ठीक है। अब मान लीजिए 2 8 हो गए, 8 पूरे हो गए दूसरी अंतिम कक्षा में। अब 8 इलेक्ट्रॉन जब भर गए हैं तो अब इस वाले उदाहरण में देख सकते हो आप, सोडियम वाले में 8 से ज्यादा जैसे हुए तो वो अगली कक्षा में चले गए, 2 8 1। या क्रिप्टॉन का उदाहरण आप देख सकते हो, 2 8 18 8 है। तो कह रहे हैं कि दूसरी कक्षा में जो है, अंतिम से दूसरी कक्षा, देखिए ये अंतिम से, ये वाली है दूसरी कक्षा, ये वाला है। तो कह रहे हैं कि ये वाला दूसरा पॉइंट था कि दूसरी कक्षा में, अंतिम से जो दूसरी कक्षा है उसमें 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आप याद रखना, बोरबरी के अनुसार 2 8 18 का कंसेप्ट चलता है इसमें, 2 8 18, ठीक है। अगला है नियम पाउली का, अपवर्जन नियम। पाउली ने क्या बताया था? पाउली ने बताया था कि भाई परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं जो हैं वो इक्वल नहीं होंगी, इक्वल नहीं होती हैं, मतलब चारों क्वांटम संख्याएं। तो फिर क्या होता है? तो परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम क्वांटम संख्याएं जो है 3 हो सकती हैं समान। परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, ऐसा पाउली ने बताया था। लेकिन चौथी क्वांटम संख्या जो होगी वो हमेशा भिन्न होगी, अलग होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये चक ऐसा हमने उस दिन बताया था, कल बताया था हमने, ये जो हमने देखा था ना, चुंबक चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, उसके कारण हो रहा है। तो चौथी तो अलग होगी, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एस का मान अलग आएगा, एक के लिए माइनस में आएगा, एक के लिए प्लस में आएगा। तो पाउली के नियम अनुसार एस कक्षक में 2, पी कक्षक में 6, डी में 10, एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कार्बन का उदाहरण है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1s2 2s2 और 2p2 आएगा, 2p2 आएगा ना। तो 1s2 मान लीजिए इसमें, ये 1s2, तो हमने ना ये भरे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक क्लॉकवाइज हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज, 2 भरने थे। तो सीक्वेंस से भराता है, पहले एस कक्षक में अधिकतम जितने आएंगे उतने को भरना पड़ेगा, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर 2s2 है, तो दूसरी कक्षा में एस भरना है, तो इसमें अधिकतम 2 आएंगे, तो फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद इसमें अधिकतम पी वाले में 6 आएंगे अधिकतम। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भराएंगे सीधे, मतलब डायरेक्ट नहीं भराएंगे, क्रम से भराते हैं। अब 6 भरना है इसमें, तो ऐसा नहीं कि इसमें पूरे पहले 2 भर देंगे, नहीं, पहले 1 भराएगा, फिर 2 भराएंगे, अगर और होते तो फिर 3 भराते, पहले क्लॉकवाइज भराते तीनों, फिर एंटी क्लॉकवाइज भराते अगर और होते इलेक्ट्रॉन तो। ये बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ, पहले पूरे क्लॉकवाइज ही भराएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज भराएंगे, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है, आगे काम आएगा बहुत। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हम चाहते तो इसी में भर देते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले क्लॉकवाइज पूरे भरे जाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज भरे जाएंगे। हाँ, इस चीज को आपको याद रखना। अब आगे लिखा 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, मान लीजिए ये 2s कक्षक आप देख पा रहे हैं, ये वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 2। इसके लिए हम क्वांटम नंबर निकालते हैं। इनमें से पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर क्वांटम संख्याएं निकालें हम चारों, इस वाले के लिए, जो कि हमारा कैसा है,
क्लॉकवाइज है, इसके लिए निकाले हम क्वांटम नंबर। तो देखिए n बराबर मतलब कितना, मुख्य क्वांटम संख्या कितनी आएगी, 2। अरे भाई कक्षा कौन सी है, 2, दूसरी कक्षा है ना, तो इसलिए n बराबर 2 आ जाएगा। अब बताएं मुझे n बराबर 2 है तो l क्या आएगा, हैं, और p कक्षक है, तो हमने पढ़ा है 2 मान आएंगे। अगर s कक्षक होता तो 0 लेते, अब p आए, p कक्षक है तो कितना आएगा l का मान, क्यों भाई, l का मान कितना आएगा, सॉरी s कक्षक है, अरे भाई ये s कक्षक ही तो निकाल रहे हैं, कक्षा तो दूसरी हो गई, s कक्षक है तो s कक्षक के लिए l का मान कितना होता है, 0, तो 0 आ गया। हाँ वही हम कह रहे हैं, m का मान कितना आएगा, जब l का मान 0 लेते हैं हम, हमने बताया था कल, तो वो s कक्षक है, m का एक मान होता है, हाँ m का मान एक ही आता है 0, तो 0 लेंगे। और s मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले के लिए निकाल रहे हैं दूसरी कक्षा में, तो इसका ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके लिए +1/2 लेंगे s का मान, ठीक है। अरे भाई क्लियर है। अब मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, इसी में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए n का मान कितना आएगा बताएं जरा, 2, क्योंकि कक्षा दूसरी है। l का मान कितना आएगा, s कक्षक है तो 0 आएगा। m कितना आएगा, जब l 0 है तो m भी 0 आएगा। लेकिन अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब s का जो मान आएगा वो कैसा आएगा, -1/2। यही बताया था किसने, पाउली ने, कि भैया 3 तो अधिकतम समान हो सकती हैं दो इलेक्ट्रॉनों की के लिए, है ना, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं समान तो हो सकती हैं, लेकिन चौथी तो अलग होगी। समझ में आई ये बात, चलिए ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आगे है एक एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं, इसी बेस पे है। मान लो क्वेश्चन है, किसी परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0 तथा s बराबर +1/2 है, तो वह इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में होगा। तो भाई बताएं किस में होगा, अभी देखा था हमने जस्ट प्लस वाला, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देख, है ना, तो 2s कक्षक होगा। अरे भाई 2s कक्षक होगा, और उसमें भी वो कैसा घूम रहा होगा, अगर मैं पूछूं कि कैसा घूम रहा होगा तो, क्योंकि +1/2 है तो कैसा घूम, क्लॉक वाइज। वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है, तो ऐसा निकाल पाओगे आप। अगला है हुंड का नियम है, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो देखिए इसमें क्या है, इन्होंने बताया था, इस नियम अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा केवल तभी होता है या जब ही बनता है जब नए इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी पूरी तरीके से खाली कक्षक ना बचा हो। तो जोड़ा इलेक्ट्रॉन का तभी बनेगा जब नए इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली जगह ना बची हो कक्षक में। क्लियर है, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा, 1s2 2s2 और 2p2। तो देखिए पहला s कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने आएंगे भाई, 2 आएंगे, तो 2 ही भरना है तो 2 भरा गए इसमें। पहले एक भरेंगे हम क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर दूसरे 2s में कितने 2 आएंगे अधिकतम, इसमें भी 2 भर दिए।
फिर पी में कितने हैं, 2 हैं। तो ये जोड़ा तभी बनाएंगे जब आगे जगह ना हो खाली, जबकि इसमें तो जगह खाली है ना। ये पहले एक भर दिया हमने क्लॉकवाइज, फिर दूसरा भर दिया। और भी होते तो अभी जगह खाली है तो यहीं भरते। तो अभी हम जोड़ा थोड़ी ना बना देंगे कि 2 भरना है तो एक ही में भर दिए। ठीक है, क्लियर है। अगर खाली जगह है तो फिर सिंगल ही सिंगल भरेंगे, और खाली जगह नहीं है फिर हम जोड़ा बनाएंगे। जैसा कि एस में जो है, एस में क्या 2 भरना था, ठीक है। अब जगह नहीं थी तो फिर हमने जोड़ा बनाया। समझ में आई ये चीज? नहीं आई। अब एन में देखो, एन में भी वही हो रहा है। भाई एस में अधिकतम 2 भरना है, तो पहले हमने क्लॉकवाइज भरा। अब जगह नहीं थी तो फिर इसमें एंटी क्लॉकवाइज भरा। जगह होती तो हम आगे भर देते। इसमें भी 2 थे, अधिकतम 2 आएंगे तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे पास 3 है, तो 3 जो है, अब 3 में जगह ही जगह है तो एक यहाँ भर दिया, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। ठीक है, तो इसमें जोड़ा नहीं बनाएंगे। अगर जगह यहाँ नहीं होती फिर हम जोड़ा बनाते। क्लियर है ये बात कि नहीं है? क्यों भाई? चलिए ठीक है।